दोस्तों, आप सभी का इस कहानी के दूसरे चैप्टर में स्वागत है। अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ कहानी को लाइक ज़रूर कर दीजिए आप लोग, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। चलिए अब कहानी के दूसरे चैप्टर को पढ़ती हूँ। आज सुबह से खुशी ने ये ठान लिया था कि अब वो घर के सब कामों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेगी। इसके लिए रजत चाहे उसके साथ कुछ भी करे, वो पीछे नहीं हटेगी और दादाजी की देखभाल भी करेगी। चाहे रजत उसे धक्का देकर कमरे से बाहर कर दे, वो फिर भी एक ढीठ की तरह वहाँ जाएगी। खुशी नहाकर और कपड़े पहनकर बाहर आई और किचन की ओर बढ़ गई। किचन में जॉली ही काम कर रहा था, बाकी सब नौकर और कामों में लगे थे। तो खुशी भी उनके पास आकर बोली, लाओ मैं हेल्प करती हूँ। जॉली ने उसे गर्दन हिलाकर मना कर दिया और बोला, आप बीमार हैं, आराम करना चाहिए आपको। दी खुशी ने ज़बरदस्ती उसके हाथ से सामान लेकर कहा, मैं इस घर की बहू हूँ और मेरा हुक्म मानना तुम्हारा काम है, इसीलिए जो कह रही हूँ वो करो। खुशी थोड़ी सख्ती दिखाई तो जॉली ने सिर झुकाकर उसे सामान दे दिया और उसे थोड़ा दूर होकर खड़ा हो गया। खुशी ने नाश्ता बनाते हुए कहा, तुम जाकर दादाजी को देखो, उठ गए क्या वो? तब तक मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। जॉली ने हैरानी से खुशी को देखकर कहा, लेकिन रजत सर ने तो मना किया है आपको। खुशी ने फिर से सख्त लहजे में कहा, मैंने कहा ना, जाकर देखो, मैं आती हूँ अभी। जॉली चुपचाप वहाँ से निकलकर दादाजी के कमरे की ओर बढ़ गया। रास्ते में उसे रजत का कमरा दिखा, जो अभी तक खाली ही था। रजत रात से ही घर नहीं आया था। जॉली जानता था ऐसा तभी होता था जब रजत बहुत ज़्यादा गुस्से में होता था, तो वो घर के बजाय बाहर ही सड़कों पे गाड़ी को घुमाया करता है, और आज भी शायद ऐसा ही हो रहा है। रजत का गुस्सा कितना खतरनाक है ये अभी तक सिर्फ जॉली ने देखा था, इसीलिए वो सब समझता था। लेकिन जॉली ये नहीं जानता था कि रजत गुस्सा किस वजह से है। अगर उसके गुस्से की वजह खुशी है तो ये खुशी के लिए बहुत दर्दनाक होने वाला है। जॉली सोचते सोचते दादाजी के कमरे में आ गया। दादाजी आंखों को खोले उसे ही देख रहे थे। खुशी ने नाश्ता तैयार किया और प्लेट में लगाकर ले जाने लगी। तभी एक लड़का आया और बोला, मैम आप बीमार हैं, आपको अपने कमरे में रहना चाहिए था। अगर रजत सर को पता चला तो हमारी सैलरी काट लेंगे आपकी वजह से। दादाजी को कुछ नहीं हो सकता। खुशी ने एक भवें उचका कर कहा, अच्छा और रूम कौन होते हो? सॉरी, और तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? तुम्हारा काम है घर की साफ़ सफाई करना, और तुम्हारी सैलरी तुम्हें टाइम पे मिल जाएगी। दादाजी के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, समझे? और आगे से ध्यान रखना कि मुझे किसी भी काम के लिए टोकना मत। नौकर खुशी को बेबाकी से बोलता देख चुप हो गया और सिर झुकाकर चला गया। खुशी ने एक नज़र उसे देखा और सिर हिलाकर आगे जाते हुए बोली, सबको सिर चढ़कर नाचने का शौक़ है यहाँ, मालिक तो मालिक, नौकर भी। खुशी दादाजी के कमरे में आई और नाश्ता टेबल पर रख कर बोली, जॉली तुम जाओ सर के नाश्ते का इंतज़ाम करो, दादाजी को नाश्ता मैं करवा दूंगी। जॉली ने धीरे से कहा, लेकिन सर तो रात से घर ही नहीं आए हैं, लगता है वो किसी वजह से गुस्से में हैं, इसीलिए घर से बाहर हैं। खुशी को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने आगे कुछ नहीं कहा और दादाजी को नाश्ता कराने के लिए उसे तैयार करने लगी। जॉली जा चुका था और खुशी ने दादाजी को नाश्ता करवा दिया। फिर वो उनके हाथ को अपने हाथ में लेकर बोली, आपको पता है, मुझे लगा था कि अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं बचा, लेकिन आपको देखकर मेरे जीने की इच्छा शक्ति और दृढ़ हो गई। एक वक्त था जब मेरे पास मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था, तब भी मैंने मरने का रास्ता नहीं चुना, पर अब मुझे जीने की उम्मीद मिल गई है। दादाजी, मुझे आपको ठीक करना है, इसके लिए चाहे मुझे उस जंगली मानुस से लड़ना या उसकी मार ही क्यों ना सहनी पड़े, मैं करूँगी, लेकिन आपको ठीक करके रहूँगी। आपको मैं याद नहीं होंगी, लेकिन आप मुझे अच्छे से याद हो। पहली बार में ही पहचान लिया था मैंने आपको, लेकिन उस जंगली मानुस ने मुझे बाहर निकाल दिया, पर अब नहीं। खुशी दादाजी से बिना किसी जवाब की उम्मीद की बात कर रही थी। तभी दरवाजे से आवाज़ सुनी, तुम्हें मना किया था ना यहाँ आने के लिए। ये रजत की आवाज़ थी। इतना तो खुशी समझ गई थी, लेकिन अब वो क्या करे, उसे समझ नहीं आया, इसीलिए वो वहाँ शांति से बैठी रही। जब खुशी ने कुछ नहीं कहा तो रजत उसकी ओर बढ़ गया।
खुशी ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा तो रजत को और गुस्सा आया। उसने खुशी की बाजू को पकड़कर उसे उठाया और बिना कुछ कहे कमरे से बाहर ले जाकर खड़ा कर दिया और दरवाजे को बंद करते हुए बोला, तुम्हारी जगह यहाँ है, इस दहलीज को पार करने की औकात नहीं है तुम्हारी, इसीलिए अपनी औकात के हिसाब से रहो, समझी। खुशी ने खुद को काफ़ी मजबूत किया था, लेकिन वो मजबूती रजत के चंद शब्दों में बह गई और खुशी फिर से पहले की तरह रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे तो रजत आगे बोला, जिस काम के लिए यहाँ आई हो उस पर फोकस करो, मेरे दादाजी की देखभाल करने का काम तुम्हारा नहीं है। खुशी ने मन ही मन कहा, ये तुम्हारे ही नहीं, मेरे दादाजी भी हैं जंगली मानुस। लेकिन खुशी की आवाज़ रजत के सामने नहीं निकली। अब भी खुशी कुछ नहीं बोली तो रजत ने उसे पकड़कर खुद के करीब करते हुए कहा, तुम जैसी लड़कियों की कोई औकात ही नहीं होती, जो पैसों के लिए अपना जिस्म अपनी कोख तक को बेच देती हैं, उनकी क्या औकात लगाई जा सकती है। रजत ने जैसे ही कहा, खुशी की आंसुओं से भरी नज़रें रजत पे जाकर टिक गई। उसे समझ नहीं आया कि रजत किस बारे में बात कर रहा है। जब रजत ने खुशी की आंखों में आंसू देखे तो मुस्कुराकर बोला, अब तुम्हारी ये नकली आंसू देखकर पिघलने वाला नहीं हूँ मैं, तुम्हारी सच्चाई का सबूत अपनी आँखों से देख कर आ रहा हूँ। इसीलिए अब मेरे सामने ये मासूम और भोली बनने का नाटक बंद कर दो और जाओ यहाँ से। खुशी ने रजत की बात पर अपनी आँखों को बंद कर लिया तो उसकी भरी आँखों से आंसू उसके गालों पे लुढ़क गए। रजत ने खुशी को देखना जारी रखा। उसे लगा कि खुशी कुछ बोलकर अपना पक्ष रखेगी, लेकिन खुशी कुछ नहीं बोली। वो चुपचाप वहाँ से चली आई। रजत खुशी को देखता ही रह गया। एक बार फिर वो खुशी के लिए सोचने पर मजबूर हो रहा था, लेकिन तभी उसे फाइल में खुशी के सिग्नेचर याद आए तो उसने खुद से कहा, बहुत चालाक लड़की है ये, किसी को भी अपना मासूम सा चेहरा दिखाकर बर्बाद कर सकती है। मुझे जल्दी से जल्दी इसे काम करवा कर घर से बाहर करना होगा। रजत ने सिर हिलाया और अपने कमरे की ओर बढ़ गया। खुशी अपने कमरे में आई और बेड के कोने पे बैठ गई। उसके दिमाग में रजत के कहे शब्द घूम रहे थे। वो जानती थी कि वो खुद को चाहे कितना भी मजबूत कर ले, लेकिन किसी न किसी शब्द से उसको रुला ही देता था। वो हर बार वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करती और फिर किसी के शब्द से रोने पे मजबूर कर देते हैं। अपने घर पर भी वो हमेशा खुद को दूसरों के सामने स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए रोज़ फैसला करती थी, लेकिन वो हर बार कमज़ोर पड़ जाया करती थी। खुशी अब रो नहीं रही थी, बल्कि वो शांत बैठी सोच रही थी कि वो ऐसा क्या करे जिससे वो रजत के सामने अपनी बात रख सके। काफ़ी देर तक सोचने के बाद भी उसे कुछ समझ नहीं आया तो बालकनी में आकर खड़ी हो गई। कुछ देर बाद उसे किसी की हलचल महसूस हुई तो उसने पीछे मुड़कर देखा। रजत कुछ नौकरों के साथ वहाँ खड़ा था। नौकरों के हाथ में कुछ फाइलें और लैपटॉप थी। रजत उन्हें वहाँ ठीक से रखने के लिए कह रहा था। खुशी रजत को देखकर थोड़ी गुस्से में आ गई, लेकिन जब उसे फाइल दिखी तो उसके दिमाग में और भी ख्यालात आने लगे। वो समझ चुकी थी कि रजत अब उसके साथ यही रहने वाला है। रजत खुशी को एक नज़र देखकर जॉली से बात करने लगा, जो अभी कुछ फाइल लेकर आया था। खुशी ने भी अपनी गर्दन घुमा ली। कुछ ही देर में रजत ने अपना सारा सामान खुशी के कमरे में सेट करवा लिया। सब चले गए तो खुशी भी रजत को इग्नोर करते हुए वहाँ से बाहर जाने लगा। तभी रजत बोल पड़ा, खुशी भी रजत को इग्नोर करते हुए वहाँ से बाहर जाने लगी। तभी रजत बोल पड़ा, कहाँ जा रही हो। खुशी रुक गई, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो कुछ देर तक खड़ी रही, लेकिन उससे कोई जवाब नहीं सूझा तो बिना बोले ही वहाँ से निकल गई। रजत को ये उसकी बेइज्जती जैसा लगा तो वो झट से खुशी के पीछे गया, जो अभी दरवाजे के पास ही पहुँच पाई थी। रजत ने उसकी बाजू को पकड़कर अपनी ओर घुमाया और बोला, जब मैं कुछ पूछूं तो बिना जवाब दिए जाने की गलती मत किया करो, वरना किसी दिन अच्छा नहीं होगा। खुशी ने अपनी नज़रों को झुका लिया तो रजत ने फिर से उसकी बाजू पर दबाव देते हुए कहा, मैंने ये भी कहा था जब मैं बात करूं तो तुम्हारी नज़रें मुझ पे होनी चाहिए। खुशी का दिमाग सुन्न हो गया। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दे, कहाँ जा रही थी। वो कैसे बताए कि रजत के आने से वो कमरे से बाहर जाना चाहती थी, लेकिन अगर वो बोलेगी भी तो रजत गलत ही समझेगा।
इसीलिए वो अभी भी चुप ही रही। रजत ने खुशी को दीवार से लगा दिया और खुद उसके करीब आकर बोला, मैं आज से इसी कमरे में रहूँगा। मैं चाहता हूँ हम दोनों करीब हों, ताकि जिस काम के लिए तुम यहाँ आई हो वो जल्दी से पूरा हो, फिर तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। खुशी ने अब नज़रों को रजत पर टिका लिया और उसकी बातों को ध्यान से सुनने लगी। रजत आगे बोला, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ही चलेगा। अब हम दोनों आज से एक साथ एक कमरे में रहेंगे और तुम समझ रही हो ना, तुम जल्दी से बच्चा पैदा करो और मुझसे छुटकारा पाओ। बच्चे होते ही मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा और कुछ पैसे एक्स्ट्रा भी दे दूँगा, माला माल कर दूँगा तुम्हें। खुशी ने पहली बार रजत को सुनने के लिए अपने आप को परमिशन दी थी, लेकिन अब रजत की बातें सुनकर उसे इस कदर गुस्सा आया कि रजत को खुद से दूर धक्का दिया और अपना पूरा जोर लगाकर रजत के गाल पे एक तमाचा रख दिया। रजत तो इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वो एकदम रिलैक्स खड़ा था। खुशी के धक्का देने से वो पीछे हो गया और थप्पड़ भी खा चुका था। रजत ने खुशी की आंखों में देखा तो खुशी की आंखें आंसुओं से भरी लाल और गुस्से में दिखाई दी। खुशी के चेहरे से लग रहा था कि वो रजत को बहुत कुछ बोलेगी और अपना गुस्सा उतारेगी, लेकिन खुशी कुछ बोल नहीं पाई, बल्कि उसने गुस्से से रजत को अंगुली दिखाते हुए कुछ कहने की कोशिश की, पर उसने लंबी सांस लेकर उंगली को वापस करते हुए वहाँ से निकल गई। रजत एक बार फिर अभिचिंतित था खुशी के इस व्यवहार से। उसने तो वही दोहराया था जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था, तो फिर खुशी ऐसा क्यों करके गई है। रजत ने अपना सिर हिलाया और अंदर आकर सोफे पे बैठ गया। आज पहली बार उसे किसी लड़की के थप्पड़ मारने पे गुस्सा नहीं आया, वरना वो किसी लड़की की तेज़ आवाज़ तक बर्दाश्त नहीं कर सकता था। आज उसे गुस्सा आने के बजाय खुद के शब्दों को सोचना पड़ रहा था कि वो क्या बोल कर आया है। खुशी छत पे आ गई और वहाँ ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और तब तक रोती रही जब तक उसके आंसू खत्म नहीं हो गए। जब उसे लगा कि अब वो और नहीं रो सकती, तो वो दीवार के सहारे लगकर बैठ गई और आसमान की ओर देखने लगी। आज खुशी के साथ बादल भी थे जो बरसने को आतुर थे। फर्क इतना था कि खुशी के आंसू बरस चुके थे और बादलों के बरसने वाले थे। खुशी ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, क्यों आप दोनों मुझे छोड़ के चले गए? मुझे भी अपने साथ ले चलते ना। इस मतलब से भरी दुनिया में मेरा अपना कहने को कोई भी नहीं है। खुशी तेज आवाज़ में चिल्लाई और बोली, अब नहीं जिया जाता मुझसे। तंग आ गई हूँ मैं इस ज़िंदगी से, इसीलिए मैं आज मैं आपके पास आ रही हूँ। पापा, मुझे माफ़ कर देना। आपकी बेटी हार गई है इस दुनिया से, लोगों से। अब मैं और नहीं चल पाऊँगी पापा। खुशी का गला भर आया और वो छत से कूदने के लिए खड़ी हो गई। तेज़ हवा चलने लगी थी और अचानक से ज़ोरदार बारिश होने लगी। खुशी ने अपने हाथों को फैलाया और चेहरे को ऊपर करके वो मुस्कुरा दी, मानो आज मरने में ही उसे खुशी मिल रही हो। कुछ देर तक वो यूं ही खड़ी रही, फिर उसने अपने कदम बढ़ाए और छत के किनारे पर आकर फिर से अपने हाथों को फैलाकर आँखों को बंद करके बोली, अलविदा डियर ज़िंदगी। और खुशी ने छलांग लगा दी। खुशी ने बारिश के सुहाने मौसम में मरने का रास्ता चुना, लेकिन अफसोस वो जब छत से गिरी तो किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया, जिससे खुशी लटक गई। उसका सिर नीचे झुका हुआ था, जिससे उसे ज़मीन दिखाई दी। एक पल के लिए वो सहम गई थी कि वो गिरती तो उसका क्या होता, लेकिन फिर अपनी ज़िंदगी की हकीकत को याद कर उसे गुस्सा आया और उसने अपने सिर को उठाकर उस हाथ थामने वाले का चेहरा देखा। रजत ने खुशी का हाथ थामा था। झमाझम बिजली और मूसलाधार बारिश में बूंदें रजत के घूरते चेहरे से होती हुई खुशी की मासूमियत उदासीन चेहरे पर गिर रही थी। खुशी ने रजत को देखा तो उसका दिल ज़ोरों से धड़कने लगा, क्योंकि रजत बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा था और हैंडसम सा चेहरा, उस पर वो गुरूर से भरी आंखें और बारिश की बूंदें, ये सब मिलकर रजत को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रही थी। जिसमें एक पल के लिए तो
खुशी के दिल में भी आग सी लग गई थी, लेकिन फिर खुशी ने अपने दूसरे हाथ से रजत के हाथ को छुड़ाने के लिए हाथ बढ़ाया तो रजत ने अपने दूसरे हाथ से खुशी के दूसरे हाथ को पकड़ लिया, जिससे खुशी का जो उससे छूटने का इरादा था वो वहीं रह गया। अब खुशी रजत को गुस्से से घूरने लगी, लेकिन अपने पहले वाले अंदाज में ही खुशी को निहार रहा था वो। रजत ने खुशी को ऊपर की ओर खींचा तो खुशी छत की मोड़ तक आई। तभी रजत ने उसे छोड़ दिया। खुशी रजत के ऊपर जा गिरी, जिससे रजत ने उसकी कमर के चारों ओर अपने हाथों को लपेट लिया और दूसरे हाथ को उसके सिर के नीचे लगाकर बोला, ज़िंदगी इतनी भी सस्ती नहीं होनी चाहिए कि जब मन करे छलांग लगा दी जाए। खुशी अपने आप को रजत के इतने करीब पाकर होश खो बैठी थी। उसका दिल इंजन की भांति चल रहा था, जिसे रजत आसानी से सुन सकता था। रजत खुशी को डांट रहा था, लेकिन खुशी तो अब भी रजत के करीब होने से अजीब सी शून्यता में चली गई थी। उसे रजत की आवाज़ सुनाई तो दे रही थी, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब रजत ने भी जी भर कर उसे डांट लिया और खुशी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो रजत ने उसकी कमर को खींचकर खुद के और करीब कर लिया, जिससे खुशी अब होश में आई और रजत से दूर होने की कोशिश करने लगी। लेकिन रजत ने उसे नहीं छोड़ा और अपना सवाल फिर से दोहराया, तुम यहाँ से कूदी क्यों? खुशी ने रजत की आंखों में देखा, जिसमें अब ना गुस्सा था ना गुरूर। इस बार रजत की आंखों में खुशी को अपने लिए परवाह दिखाई दी, इसीलिए खुशी की आंखों में आंसू आ गए। वो कुछ कहने के लिए अपने आप को तैयार कर रही थी कि रजत फिर से बोला, ये आंसू तुम्हारे आसपास ही जमे रहते हैं ना? ये तैयार रहते हैं कि जब मैं तुमसे कोई सवाल करूं तभी ये छलक जाएं। रजत की बात पर खुशी आंसुओं से भरी आंखों और बारिश के सुहाने मौसम में हल्की सी हंसी। जैसे ही वो हंसी, उसकी आंखें बंद हो गई और चेहरा थोड़ा झुक गया, जिससे आंसू बिना किसी रुकावट के बाहर आ गए। इस बार रजत खुशी को देखता रह गया। उसने पहली बार खुशी के चेहरे पे मुस्कान देखी थी, वो भी रोते हुए। रजत भी हल्का सा मुस्कुरा दिया, लेकिन खुशी की नज़रों से बचकर। रजत को आज पहली बार सुकून मिला, जिसकी तलाश वो करके थक चुका था। आज खुशी के करीब होने से उसकी अंतरात्मा खुश थी। ऐसी खुशी आज से पहले उसे कभी नहीं मिली थी। खुशी ने आंखें खोली तो रजत अब भी वैसे ही उसे देख रहा था। तो खुशी ने रजत को अपने दोनों हाथों से रजत के सीने पे हाथ रखकर कहा, प्लीज़ लीव मी। रजत ने एक झटके से खुशी को छोड़ दिया और उससे दूर हो गया। खुशी ने भी अपनी आँखों को मसला और वहाँ से जाने लगी। तो रजत ने कहा, आज तुम्हारी पहली गलती थी, इसीलिए तुम्हें छोड़ रहा हूँ। अगली बार मैंने की सोची तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? कुछ प्रॉब्लम हो तो तुम मुझसे कह सकती हो। खुशी ने कुछ नहीं कहा। उसने रजत की भी आधी अधूरी बात सुनी और वहाँ से चली गई। रजत अब खुशी पे गुस्सा नहीं था, ना ही उसके जवाब देने पर वो ज़बरदस्ती करने वाला था। उसे खुद नहीं पता था कि वो खुशी के इतने करीब क्यों आया। रजत ने आंखें बंद की और कुछ देर पहले की बातें सोचने लगा। जब खुशी ने रजत को थप्पड़ मारा और वो बाहर चली गई, तो रजत कुछ देर तक बैठा खुशी को सोचता रहा कि वो ऐसा क्यों कर रही है, साफ साफ बात क्यों नहीं करती है। रजत उठा और खुशी से फेस टू फेस बात करने के लिए बाहर आया, लेकिन खुशी बाहर कहीं नहीं थी। तो उसने नौकरों से पता किया। तभी जॉली ने उसे बताया कि खुशी को उसने छत की ओर जाते देखा है और बाहर बारिश भी शुरू हो गई है, तो शायद बारिश का मज़ा ले रही है। रजत भी छत पे आ गया। उस वक्त खुशी अपने हाथों को फैलाकर आसमान से बातें कर रही थी। रजत उसकी बातों को सुन रहा था, लेकिन उसे ये मान नहीं रहा था कि खुशी चलती चलती किनारे तक जाकर छलांग लगा देगी। जब खुशी ने कहा कि जब खुशी ने कहा कि अब वो और नहीं जी सकती और अपने पापा से माफ़ी मांग रही थी, तो रजत समझ गया कि अभी बेवकूफ़ी करने वाली है। तभी रजत ने फुर्ती दिखाई और दौड़कर खुशी के पास चला गया। खुशी खुद में इतनी उलझी थी कि उसे पता ही नहीं चला कि रजत उसके आसपास ही है। रजत ने आंखें खोली और आसमान की ओर देखकर बोला, आप दोनों भी तो मुझे छोड़कर चले गए हो, लेकिन मैंने तो कभी मरने का नहीं सोचा। तो फिर वो कैसे सोच सकती है?
क्या उसके ऐसा सोचने का कारण मैं हूँ? हाँ, मैं मानता हूँ मैं बुरा हूँ, बहुत बुरा हूँ, लेकिन एक मासूम लड़की मेरी वजह से जान दे, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं। अगर वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो आज ही उसे मैं उसके घर छोड़ आऊँगा। मैं उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। मुझे पैसों की कोई फ़िक्र नहीं है, लेकिन मेरी वजह से कोई लड़की परेशान हो, ये मुझे गंवारा नहीं है। रजत ने लंबी सांस ली और अंदर आ गया। खुशी कमरे में आई और सीधे बाथरूम में चली गई। ठीक उसके पीछे रजत भी आ गया, लेकिन बाथरूम को बंद देखकर वो खींच कर बोला, अब मुझे इसके निकलने का इंतज़ार करना पड़ेगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। रजत दूसरे रूम में गया और नहाने चला गया। रात हो चली थी। एक बार फिर खुशी रजत को दिखाई नहीं दी। वो जब से दूसरे रूम से नहा कर आया था, तब से ही लैपटॉप लेकर अपने काम में लग गया था, क्योंकि आजकल खुशी के चक्कर में उसे कम वक्त मिल पाता था। इसीलिए उसने कुछ देर के लिए काम करने का सोचा था और काम में ऐसा उलझा कि उसे याद ही नहीं रहा कि खुशी से उसे बात भी करनी है। जब वो रिलैक्स होने के लिए सोफे पे पीछे कमर लगाने वाला था, तभी उसे खुशी याद आई और वो फिर से सीधा बैठ गया। रजत ने कमरे में नज़रें दौड़ाई, लेकिन यहाँ खुशी नहीं थी। अब रजत ने सिर हिलाया और खुद से कहा, अब कहाँ चली गई ये लड़की? इतना ध्यान तो मैंने खुद का भी नहीं रखा होगा जितना इस लड़की का रखना पड़ रहा है। वो बाहर आया तो देखा खुशी सब नौकरों को लाइन में खड़ा करके उन्हें कुछ समझा रही थी, और कभी उन्हें डांट लगाती तो कभी गुस्सा करती। रजत ने एक भौं उचका कर मन ही मन कहा, अजीब लड़की है। थोड़ी देर पहले तो मरने को आतुर थी और अब मेरे नौकरों पे रौब झाड़ रही है। अभी रुक, मैं भी आता हूँ। रजत भी उनकी ओर बढ़ गया तो उसके कानों में खुशी की मीठी सी आवाज़ पड़ी। खुशी एक नौकर पर गुस्सा करते हुए बोली, और भैया जी आप दादाजी का रूम साफ करते हैं ना? कहाँ से किया है आपने सफाई का कोर्स? हर कोने में तो जाले लगे हैं, वहाँ रखी चीज़ों पे धूल भी जमी है। आप सारा दिन बस इधर उधर घूमते रहते हैं। एक ही तो काम दिया है आपको, वो भी आप अच्छी तरह से नहीं करते। ये तो ठीक बात नहीं है ना। नौकर ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला था कि रजत पर नज़र पड़ते ही वो चुप रह गया और अपनी नज़रों को नीचे कर लिया। जब खुशी ने नौकर को ऐसे करते देखा तो धीमी और हल्की सी आवाज़ में बोली, सॉरी, अगर आपको बुरा लगा हो तो मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती थी। मैं तो बस दादाजी की सेहत के लिए ऐसा कर रही थी। मुझे माफ़ कर दीजिए। तुम्हें इनसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, रजत ने पीछे से कहा तो खुशी चौंक गई। उसने भी अपने सिर को झुका लिया, लेकिन वो रजत की ओर मुड़ी नहीं तो रजत ही उसके पास आकर खड़ा हो गया और बोला, तुम सब लोग काम चोर हो गए हो। लगता है नए लोगों को काम पे रखना होगा। खुशी ने तपाक से कहा, नहीं नहीं, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। आप इनको काम से मत निकालिएगा प्लीज़। खुशी की नज़रें रजत पर थी। जब रजत ने खुशी को देखा तो उसकी मासूमियत भरी आंखें एक बार फिर रजत को भा गई। खुशी एक बच्चे की भांत रजत से कह रही थी कि नौकरों को ना निकाले। रजत ने भी हामी बह दी तो सब नौकर चले गए। खुशी भी वहाँ से जाने लगी। तभी रजत बोल पड़ा, क्या तुम अपने घर जाना चाहती हो? क्या तुम मेरे साथ खुश नहीं हो? क्या तुम्हारे सुसाइड करने की वजह मैं हूँ? अगर ऐसा है तो तुम अपने घर जा सकती हो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। ये कहकर रजत जल्दी से वहाँ से निकल गया। खुशी रजत को देखती ही रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रजत ऐसा क्यों बोल कर गया है। कहीं वो उससे थक तो नहीं गया है, या फिर वो नौकरों के साथ ऐसे बातें कर रही थी तब उसे बुरा लगा है। खुशी ने मन ही मन कहा, मेरी ज़िंदगी में क्या कम मुसीबतें थी जब ये चलती फिरती पहेलियों का अड्डा आ गया है। इसका तो कुछ समझ ही नहीं आता। कभी कहता है दादाजी से दूर रहूं, कभी कहता है माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं, कभी कहता है बच्चा चाहिए, कभी कहता है क्यों मर रही हो, कभी कहता है घर चली जाओ, कभी कहता है तलाक दे दो। आखिर ये चाहता क्या है? जब तलाक देना था तो शादी क्यों करके लाया? रहने देता ना वहीं। खुशी ने मुंह बनाया और कमरे की ओर कदम बढ़ाया ही था कि फिर वो खुद से बोली, अब कमरे में भी वो पहेलियों का अड्डा मिलेगा। पहली वाली तो सुलझी नहीं है, और कुछ बोल दिया तो मैं पागल हो जाऊंगी। खुशी ने अपना रास्ता चेंज किया और किचन की ओर बढ़ गई। इधर रजत खुशी से कह तो आया था कि वो चाहे तो घर चली जाए,
लेकिन आज उसे खुशी के जाने के नाम से ही मन खिन्न हो रहा था। वो खुशी को जानना चाह रहा था। क्यों जानना चाह रहा था ये तो वो भी नहीं समझ पा रहा था। रजत ने अपना सिर झटका और खुद से ही बोला, मैं इस लड़की के बारे में ज़्यादा सोच रहा हूँ। लगता है ये भी इसकी चाल है। मरने का झूठा नाटक करके मुझसे ज़्यादा पैसे लेना चाहती है। आखिर आजकल की औरतें तो होती ही ऐसी हैं, पैसे मिल जाए तो इनके लिए कुछ मायने नहीं रखता। रजत ने सिर हिलाया और सोफे पे बैठ गया। तभी जॉली खाना लेकर आ गया तो रजत ने उसे घूर के देखा। जॉली ने डरते हुए कहा, सर वो खुशी मैम ने भिजवाया है। रजत कुछ देर पहले खुशी को ही सोच रहा था। एक बार फिर खुशी का नाम सुनकर उसे गुस्सा आ गया और वो खड़ा होकर बोला, इस लड़की को बाहर निकालो यार, अब बर्दाश्त से बाहर हो गई है ये। रजत आगे बढ़ गया तो जॉली भी घबरा कर उसके पीछे चल दिया। रजत हमेशा से अकेला ही रहा है। माता पिता ने बचपन में ही उसे अलविदा कह दिया था। कुछ वक्त तक दादाजी साथ थे लेकिन वो भी बीमार हो गए और रजत फिर अकेला हो गया। अब जब रजत की ज़िंदगी में खुशी आ गई थी तो खुशी के हर वक्त उसके आसपास रहने से रजत को चिढ़ होने लगी थी। वो उसे पास भी रखना चाहता था और दूर भी करना चाहता था। अक्सर अकेले रहने वाले लोग अपने आसपास ज़्यादा वक्त तक लोगों के रहने से असहज महसूस करते हैं। रजत के साथ भी यही हो रहा था। उसने खुशी से शादी इसीलिए की थी ताकि वो एक बच्चा पा सके। उसे नहीं पता था कि किसी के यहाँ जाने से उसके साथ रहना भी होगा। हाँ, अगर खुशी की जगह कोई और लड़की होती तो शायद रजत को ज़्यादा परवाह नहीं होती। रजत ऐसे ही लड़की चाहता था जो अपने काम से काम रखे और एक बच्चा देकर चली जाए। लेकिन खुशी उन लड़कियों में से नहीं थी। वो इन सब बातों से बहुत दूर है। खुशी एक कमज़ोर सी डरी सहमी रहने वाली लड़की है। अगर रजत उसके साथ ज़बरदस्ती भी करता है तो भी वो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी अपने चरित्र पर दाग नहीं लगने देना चाहती थी। खुशी ने जॉली के हाथों रजत के लिए खाना भिजवा दिया। खुशी को रजत ने बचा लिया था, इसीलिए खुशी चाहती थी कि अब वो अपने आप को बिजी रखे और ऐसा ख्याल दिमाग में ना लाए। उसने रजत के साथ साथ घर का ख्याल रखने की ठान ली थी, इसीलिए अब वो एक कुशल गृहिणी की तरह सब काम निपटा कर रही थी। रूम में जाना चाहती थी। उसने रजत के लिए खाना भिजवा दिया। दादाजी को पहले ही जॉली के हाथों खिलवा चुकी थी। अब वो खुद भी खाना चाहती थी, इसीलिए वो हाथ धोने के लिए मुड़ी ही थी कि रजत पे उसकी नज़र पड़ी। खुशी ने देखा एक दो नौकर जो उसके साथ काम कर रहे थे वो भी जा चुके थे। रजत खुशी की ओर बढ़ रहा था तो खुशी एक नज़र रजत पे डाली और आगे बढ़ती हुई बोली, मैंने आपके लिए खाना भिजवा दिया था, आप यहाँ क्यों आए? कुछ चाहिए था तो मंगवा लेते ना। खुशी पहली बार बिना झिझके बोली थी, लेकिन इस पहली बार में ही उसके साथ जो होने वाला था उसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकती थी। रजत ने खुशी के बाजू को पकड़ा और उसे अपनी ओर खींचकर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बनाए रूल्स को तोड़ने की? मुझे खाना डाइनिंग टेबल पर चाहिए होता है, ऐसे किसी गंवार की तरह रूम में नहीं। तुमसे दो चार बातें ठीक से क्या कर ली? तुम तो सिर चढ़कर नाचने को तैयार हो गई। अब तुम यहाँ नहीं रह सकती हो, अभी के भी तुम्हें जाना होगा। चलो। खुशी को कुछ समझ नहीं आया। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही रजत उसे खींचकर बाहर ले जा चुका था। खुशी रजत के कहे शब्दों को याद करके उन्हें समझती तब तक तो रजत उसे घर से बाहर गाड़ी तक ले आया था। रजत ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और खुशी को बैठने का इशारा किया। खुशी कुछ कहती उससे पहले ही रजत ने गुस्से से कहा, मैंने कहा गाड़ी में बैठो। खुशी गाड़ी में बैठ गई तो रजत ने ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया और दूसरी ओर आकर बैठ गया। उसने गाड़ी को खुशी के चाचा के घर दौड़ा दिया। कुछ देर तक खुशी कुछ नहीं बोली। जब उसने महसूस किया कि वो उसके चाचा के घर छोड़ने जा रहा है तो उसने रजत के हाथ पर अपना हाथ रख दिया, जिससे रजत ने खुशी की ओर देखा। खुशी ने आंखें बंद की और लंबी सांस लेकर बोली, गाड़ी रोकी। रजत ने घूर कर खुशी को देखते हुए कहा, अभी तुम्हारा घर नहीं आया है। खुशी ने भी रजत की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैंने कहा गाड़ी रोकिए। रजत ने एक किनारे पे गाड़ी रोक दी तो खुशी ने दरवाज़ा खोलना चाहा। तभी रजत बोल पड़ा, कहाँ जा रही हो?
खुशी ने रजत की बात पे कोई ध्यान नहीं दिया। वो गाड़ी से उतरकर गाड़ी के सामने से होती हुई रजत की ओर आ गई। रजत की नज़र तब से खुशी पर ही थी। खुशी रजत के सामने आई और बोली, आप मुझे मेरे घर छोड़ने जा रहे थे ना, तो समझ लीजिए आपने मुझे मेरे घर छोड़ दिया। अब आप जा सकते हैं। मुझे जहाँ जाना होगा मैं चली जाऊँगी। रजत ने पहले तो खुशी को हैरान नज़रों से देखा, फिर हंसते हुए बोला, ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया था। तुम जैसी लड़कियों के तो बहुत से घर होते हैं, कहीं कोई अच्छा सा लड़का मिला नहीं कि उसी का घर तुम्हारा घर बन जाता है। खुशी ने गाड़ी के दरवाजे पे हाथ रखकर उसे कसकर पकड़ते हुए कहा, मिस्टर रजत सिंघानिया, ये आपका घर नहीं है और ना ही मैं अब आपकी पत्नी हूँ, क्योंकि आज और अभी आपने मुझे छोड़ दिया है। इसीलिए अब ये लेक्चर मुझे मत दीजिए। और हाँ, आपको ऐसी लड़कियाँ बहुत मिल जाएंगी जो एक रात के लिए आपके साथ सोकर आपको आपका वारिस दे देंगी, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। मेरे कुछ सपने मेरी अपनों की मेहरबानी है जो आज मैं इस हाल में हूँ। खैर, खुशी ने गाड़ी से हाथ हटाया और थोड़ी दूर होकर रजत को रास्ता दिखाकर बोली, जाइए, आज से आप मेरे कोई भी नहीं। और हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया जो आज आपने मुझे खुद खुशी करने से रोक लिया। रजत के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था, इसीलिए वो वहाँ से मुड़कर वापस जाने लगा। कुछ दूर जाने पर खुशी के कहे शब्द उसके कानों में गूंजने लगी जो उसे बेचैन कर रहे थे। इसीलिए उसने गाड़ी रोकी और आंखों को बंद करके बैठ गया। इधर रजत की जाते ही खुशी लंबी लंबी सांसें लेने लगी और आपको संभालने लगी। सिर्फ ही वही जानती थी कि रजत के सामने इतना बड़ा और कठिन लेक्चर उसने कैसे दिया था। हर वक्त चुप और डरी सहमी रहने वाली लड़की जब कुछ बोले तो उसके लिए अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती है। खुशी जब रजत से ये सब बोल रही थी तब उसे अंदर ही अंदर इतना डर और घबराहट हो रही थी कि उसके पैर कांप रहे थे और जुबान लड़खड़ा रही थी। लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके किसी से कुछ कहा और हिम्मत करके कुछ कहा और अब रजत के जाने के बाद अपने अंदर का वो डर और घबराहट बाहर निकाल रही थी। खुशी ने रजत को वापस तो भेज दिया था, लेकिन अब वो कहाँ जाएगी। उसके पास चाचा के घर के अलावा कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन वहाँ भी वो जा नहीं सकती थी क्योंकि उसने मन ही मन कसम खाई थी कि चाहे उसकी मौत आ जाए वो इस घर में कभी वापस नहीं आएगी। और यही कारण है कि उसने हिम्मत की और रजत के सामने अपनी बात रखी। रात के 10 बजे थे। लोग अपने अपने कामों से घरों की ओर जा रहे थे तो कुछ जा चुके थे। खुशी सड़क पर चलने लगी थी। जयपुर जैसे शहर में 10 बजे चलना आम बात थी, इसलिए खुशी को ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही थी। उसने अपने हाथ बांधे और सड़क के एक किनारे पर चलने लगी। रात को शहर में उसके आसपास एक जगह भी ऐसी नहीं थी जो वहाँ जाकर रात गुजार सके। कहाँ जाएगी वो, कहाँ जा रही है, यही सोच सोच कर उसका मन घबरा रहा था, लेकिन फिर भी वो हाथ बांधे चली जा रही थी। इधर रजत अपने आप से एक जंग लड़ रहा था। कभी उसे खुशी सही लगती तो कभी उसे वो गलत लगती। इसी कश्मकश में वो घर नहीं जा पा रहा था। रजत का दिल कहता कि खुशी ही उसके लिए बेस्ट लड़की है, जबकि दिमाग कहता ये लड़कियां भोली भाली बनकर ही ऐसे लड़कों को फंसाती हैं। अब रजत के दिल दिमाग में लड़ाई शुरू हो गई। दिल वो लड़कियों उन लड़कियों की तरह नहीं जो पैसे और नाम के पीछे भागती हैं। दिमाग कहता अगर ऐसा होता तो उससे शादी ही क्यों करती, और वो कॉन्ट्रैक्ट उसका क्या। दिल कहता कॉन्ट्रैक्ट तो कोई भी बना सकता है, कोई ज़बरदस्ती भी तो कर सकता है, क्या पता किसी ने ज़बरदस्ती साइन करवाए हों। दिमाग कहता ऐसा कुछ नहीं है, उसका चाचा ही उसके साथ ऐसा क्यों करेगा, वो एम्प्लॉई है तेरा, तो अच्छी तरह से जानता है उसे, ऐसा नहीं कर सकता है वो। दिल कहता और खुशी उसको भी तो जान गया है ना, कितनी मासूम और डरपोक सी लड़की है, और उसकी बातों से समझ आता है कि वो कितनी सताई हुई है। दिमाग कहता है ये लड़कियां भोलेपन का फेस दिखाकर ही तो लड़कों को अपने जाल में फंसाती हैं। दिल कहता है नहीं, खुशी उनमें से नहीं है। दिमाग कहता नहीं, वो ऐसी ही है। रजत एक अजीब सी उलझन में उलझ गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या ना करे।
इसीलिए उसने गाड़ी को घुमाया और वापस उस ओर चला गया जहाँ खुशी को छोड़ के आया था। जब रजत उस जगह पहुंचा तो खुशी को वहां ना पाकर दर्द सी हंसी हंसकर बोला, लगता है किसी चाहने वाले के साथ चली गई है। रजत कुछ देर वहीं रुका और गाड़ी को वापस मोड़कर घर चला आया। जब वो कमरे में आया तो जॉली का लाया हुआ खाना देखकर उसे फिर से खुशी की याद आई और उसके साथ ही गुस्सा भी आया। उसने जॉली को आवाज़ लगाई लेकिन जॉली नहीं आया तो रजत ने खाने की थाली को उठाकर रूम से बाहर फेंक दिया और ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। रजत ने खुद से कहा, अब जब वो चली गई है तो मुझे अपने काम पे फोकस करना चाहिए। रजत जैसे ही लैपटॉप खोल कर बैठा, उसका अक्स उसके सामने आकर खड़ा हो गया और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। रजत ने अपने आप को घूर के देखा और गुस्से से बोला, अब क्या है, तुम्हारे शब्दों पे हंसी आ रही है। चली गई है वो, चली नहीं गई, तू छोड़ कर आया है उसे। रजत के अक्स ने हंसते हुए कहा। रजत कहता है, मैं तो उसे उसके घर लेकर जा रहा था, अब वो बीच रास्ते में ही कहीं और चली गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो उस घर में नहीं जाना चाहती जहाँ से उसकी शादी नहीं की गई, बल्कि उसे बेचा गया है। रजत के अक्स ने उस अपने हाथ बांध कर कहा। रजत कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? क्या जितने दिनों वो तेरे साथ रही कुछ मांगा उसने? किसी भी चीज़ की मांग की, कहीं गई? अगर उसे जाना होता तो कितने ही मौके थे उसके पास जाने के, और फिर तेरे कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक वो कहीं भी आ जा सकती थी, कुछ भी कर सकती थी। ये तो उसे भी पता होना चाहिए था ना। क्या तेरे कॉन्ट्रैक्ट की सारी बातें उसे पता थी? क्या उसने कभी भी मुझसे ऊंची आवाज़ में बात की? आज जब वो पहली बार एक पत्नी की तरह तुझे खाना दे रही थी तो तूने उसे घर से भेजने की सोची। जब वो नहीं थी तब तुझे किसी अपने की तलाश थी। जब कोई अपना बनकर आया तो तूने उसे बेइज्जत करके बाहर कर दिया। जब अकेले ही रहना था तो शादी ही क्यों की? किसी भी लड़की के साथ एक रात सोकर वारिस ले लेता। रजत के अक्स ने कहा। रजत कहता है, लेकिन वसीयत के मुताबिक पत्नी ही होनी चाहिए, और ऐसी वैसी लड़की कभी पत्नी बनकर नहीं रह सकती, सिर्फ खुशी रह सकती है क्योंकि वो ऐसी वैसी नहीं है। लेकिन अब क्या फ़ायदा, अब तो वो जली गई है। आज रात ना जाने कहाँ गुजारेगी बेचारी, पता नहीं सुबह तक बचेगी भी या नहीं। दिन में ही उसने मरने की कोशिश की थी, अब तो पक्का किसी ट्रेन या ट्रक के आगे कूद जाएगी। कल सुबह का न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ना, क्योंकि कल एक मासूम और बेचारी लड़की की खबर आने वाली है। ऐसा कहकर रजत का अक्स गायब हो गया और रजत के मन को फिर से बेचैन कर गया। इधर खुशी चली जा रही थी। उसे एहसास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जब उसने मुड़कर देखा तो डर गई और सामने वाला इंसान बेशर्मी से मुस्कुराने लगा। रजत और खुशी का रिश्ता अभी ठीक से बंधा भी नहीं था कि कच्चे धागे सा टूट गया। खुशी अपने घर नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए उसने अकेलेपन का रास्ता चुना। रजत ने भी उसे फोर्स नहीं किया, वो उसे छोड़कर जा चुका था। खुशी रास्ते पे चलते हुए ये सोचने लगी कि अब वो कहाँ जाएगी, आज की रात कैसे गुजारेगी। ये दुनिया बड़ी तो बहुत थी, लेकिन इंसानियत अब नहीं है। खुशी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी वो चली जा रही थी। अचानक से उसे एहसास हुआ कि उसके साथ साथ एक परछाई और चल रही है। खुशी का दिल घबरा गया, उसे बहुत डर लगने लगा। वो चलते हुए अपने दिल पे हाथ रख कर मन ही मन बोली, नहीं, मुझे डरना नहीं है, ये मुझे करना ही होगा। ऐसे डर कर रही तो ये दुनिया जीने नहीं देगी। यही सोचकर खुशी अचानक से रुक कर पीछे मुड़ी तो देखा सामने खड़ा अक्स उसे देखकर मुस्कुरा रहा है। शख्स उसे देखकर मुस्कुरा रहा है। खुशी ने जैसे ही उसे देखा वो मुंह लटका कर और गहरी सांस छोड़कर बोली, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। सामने खड़ा शख्स बोला, हाँ तो डरना चाहिए तुम्हें। कहाँ चलना है अब? खुशी भी हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, जहाँ तुम चाहो। इधर जब रजत को चैन नहीं मिला तो वो फिर से गाड़ी लेकर सड़क पर आ गया और ठीक उसी जगह आकर रुका जहाँ उसने खुशी को छोड़ा था। लेकिन खुशी यहाँ से बहुत वक्त पहले चली गई थी, इसीलिए रजत को उसका कोई निशान नहीं मिला। रजत ने कुछ आगे तक देखा, लेकिन खुशी उसे कहीं नहीं दिखाई दी। लगभग 2 घंटे सड़कों पर कार दौड़ाने के बाद भी जब रजत को खुशी नहीं मिली तो उसने कार को खुशी के चाचा के घर की ओर मोड़ लिया।
रात के 12 से ऊपर का वक्त हो चुका था। एक बार फिर रजत ने खुशी के चाचा के घर का दरवाज़ा खटखटाया। कुछ देर तक जब दरवाज़ा नहीं खुला तो रजत ने फिर से ज़ोर ज़ोर से बेल बजाई और आखिर में उसने बेल को तोड़ दिया, जिससे घर के अंदर सभी लोग बेल की आवाज़ से परेशान होकर नींद से जाग चुके थे और गुस्से में अपने अपने कमरे से बाहर आ गए। रजत अभी भी बाहर ही खड़ा था कि 3-4 लड़के लोग उसके पास आकर खड़े हो गए और बोले, सर आप कहें तो दरवाजे को तोड़ दें। रजत ने हामी भरी तो एक लड़का आगे बढ़ा ही था कि दरवाज़ा खुल गया। अंदर से साड़ी पहने एक पतली सी लड़की बाहर आई और हाथ जोड़कर बोली, आप कौन है साहब? इतनी रात को क्या चाहिए आपको? रजत ने लड़की को एक और किया और अंदर आ गया। लड़की ने भी कोई विरोध नहीं किया, वो भी सबके साथ अंदर आ गई। खुशी के चाचा चाची रजत को देख कर सकपका गए और घबरा कर बोले, आप इतनी रात को यहाँ? रजत सीधे खुशी के चाचा विश्वास के पास गया और उसकी गर्दन पकड़कर बोला, खुशी कहाँ है? विश्वास ने अपनी गर्दन छुड़ाते हुए कहा, कहाँ है, आपके साथ होगी ना? रजत कुछ कहता उससे पहले ही अंदर से एक लड़का बाहर आते हुए बोला, कौन हो तुम और मेरे पापा से ऐसे बिहेवियर करने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? लड़का बोलता हुआ रजत के पास आया तो विश्वास ने इसे दूर करते हुए कहा, मनन तुम अंदर जाओ। लेकिन लड़का मनन रजत के पास आकर रजत के पास आकर उसका हाथ विश्वास से दूर करते हुए बोला, हो कौन तुम और मेरे घर आकर मेरे ही घर वालों से ऐसे बिहेव करने का कारण जान सकता हूँ मैं? रजत ने मनन को इस घर में आज ही देखा था तो उसने विश्वास की ओर देख कर कहा, तो ये तेरा बेटा है? अच्छी बात है। अब तो तू गया, तेरी डेड बॉडी ही बताएगी कि खुशी कहाँ है। रजत ने अपने साथ आए लड़कों की ओर इशारा किया तो एक लड़की ने बढ़कर मनन को मारना चाहा। तभी मनन ने लड़के का हाथ पकड़कर रजत को देखते हुए कहा, तुम खुशी को कैसे जानते हो और मेरे पापा से क्यों पूछ रहे हो उसके बारे में? वो तो अपने मामा के यहाँ गई है ना। रजत मनन की बात सुनकर हंसते हुए बोला, तू तो अभी बच्चा है रे, मतलब तुझे तेरे ही घर की बातें नहीं बताई गई। हाउ सैड। रजत ने अपने आदमी को पीछे हटने का इशारा किया और मनन की ओर देख कर बोला, सीरियस होकर बोला, खुशी मेरी पत्नी है। मनन हैरानी से रजत को देखते हुए बोला, पत्नी? लेकिन खुशी की शादी कब हुई तुम्हारे साथ और वो है कहाँ? मना रही होगी कहीं रंगरलियाँ अपने यार के साथ। विश्वास की पत्नी और मनन की माँ नीलम हाथ बांधे खड़ी थी। वो बिना किसी भाव के बोली थी, माँ आप जानती हैं खुशी ऐसी बिल्कुल नहीं है, आप उससे इतनी नफरत क्यों कहती हैं? मनन अपनी माँ से नाराज़ होते हुए बोला। नीलम मनन के पास आकर उसके गाल को छूकर बड़े प्यार से बोली, बेटा तू नहीं जानता उसे, वो ऐसी ही है। अब देख उसने पैसे के लिए इनसे शादी कर ली, अब जब इनसे मन भर गया तो इन्हें छोड़कर ना जाने कहाँ चली गई है। अब तू ही बता, अगर वो ऐसी लड़की नहीं होती तो कहीं जाती क्या? मनन ने गुस्से से नीलम का हाथ झटक दिया और बोला, अगर भगवान भी आकर कहे कि खुशी ऐसी है तो भी मैं नहीं मान सकता। और आप लोगों ने उसकी शादी भी कह दी, मुझे बताया तक नहीं। बहन है वो मेरी। अरे मैं ही तो था उसकी दुनिया में जो सुनता था। आपने ही अच्छा नहीं किया मेरे साथ, इसके लिए मैं आप सबको कभी माफ़ नहीं करूँगा। रीमा मनन की ओर बढ़कर उसे एक फाइल थमाते हुए बोली, ये ले तो खुद ही देख, तेरी बहन का किया कॉन्ट्रैक्ट। रजत के दिमाग में कुछ कौंध गया क्योंकि वो फाइल तो रजत ले जा चुका था, तो ये कौन सी फाइल थी? लेकिन फिर भी रजत चुप रहा। तभी रीमा बोली, ये कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी है जो मैंने करवा ली थी, ओरिजिनल इनके पास है। रीमा ने रजत की ओर इशारा किया। मनन ने कॉन्ट्रैक्ट देखा, फिर मुस्कुराने लगा और ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए बोला, तुम लोगों ने तो मुझे सच में बच्चा ही समझ रखा है। मनन ने गुस्से में उस फाइल को फाड़ दिया और उसे ज़ोर से ज़मीन पर पटकते हुए बोला, ये सिग्नेचर खुशी के नहीं हैं, ये उससे ज़बरदस्ती करवाए गए हैं। मुझे नहीं पता ये किसने किया, लेकिन जिस दिन पता चला ना मैं वो करूँगा तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। मैं आप लोगों की
खुशी की वजह से बाहर गया था, लेकिन अब मुझे मेरी बहन चाहिए। बताओ कहाँ है वो। रजत ने जब मनन की बातें सुनी तो उसका दिल घबरा गया। खुशी की चुप्पी पर उसे यकीन होने लगा था और उसका मासूम चेहरा उसके सामने आने लगा। तभी नीलम बोली, मनन, तू उस लड़की के लिए अपने माँ बाप के साथ लड़ रहा है। तू मत भूल मत, वो सौतेली बहन है तेरी। जानता हूँ माँ, लेकिन वो कभी मुझे सौतेली लगी ही नहीं, बल्कि सौतेले जैसा व्यवहार तो आपने किया है मेरे साथ। मनन ने उदास होकर कहा, वो अच्छी लड़की नहीं है मनन, यकीन कर मुझ पर। नीलम अपने बेटे को अपनी ओर करने के लिए बोली, बस करिए मेम साहब, और कितना गिरेंगे आप सब लोग। आपको जितना बुरा खुशी दीदी के साथ करना था आपने कर लिया। अब तो वो पराई हो चुकी हैं, अब तो उनके बारे में गलत बोलना बंद कर दीजिए। लड़की जिसने कुछ देर पहले दरवाज़ा खोला था उसने नीलम की आंखों में आंखें डाल कर कहा। नीलम गुस्से से लड़की रोशनी को देखकर बोली, तू चुप कर, काम वाली है, काम वाली बनकर रहे, हमारे घर के मामलों में टांग मत अड़ा। क्यों मेम साहब, क्यों ना अड़ाऊँ? आप मुझे काम से निकाल देंगी? अरे आप क्या निकालेंगी, अब तो मैं खुद ही चली जाऊंगी। मैं अभी तक यहाँ इसीलिए थी क्योंकि यहाँ खुशी दीदी रहती थी। अब भी मैं खुशी दीदी का इंतज़ार कर रही थी कि वो आएंगी तो उनका दुख बांट लूँगी, क्योंकि शादी तो उनकी मर्जी से हुई नहीं थी ना। आपने तो बहुत सारे पैसे लेकर बेच दिया उन्हें। और ये, रोशनी ने रजत की ओर इशारा करके कहा, ये उनके खरीदार साहब। जब आपने उन्हें खरीद ही लिया था तो उसे यहाँ ढूंढने क्यों आए हैं? दुकान से ख़रीदा सामान अगर खो जाए तो क्या दुकान पर जाकर पूछते हैं आप कि यहाँ आया होगा? खुशी दीदी के लिए ये घर एक दुकान की तरह ही है। वो मर जाएंगी लेकिन यहाँ कभी नहीं आएंगी। रोशनी की गिरलित नज़र रजत को बर्दाश्त नहीं हुई, लेकिन वो कुछ बोल भी नहीं पाया था। नीलम ने आगे बढ़कर रोशनी को मारना चाहा, लेकिन मनन ने बीच में आकर उनका हाथ झटक दिया और उस पर बिफरते हुए बोला, माँ, आप लोगों ने तो सारी हदें ही पार कर दी। रोशनी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। वो पागलों की तरह हंसते हुए बोली, हदें हदें तो इन्होंने बहुत पहले पार कर दी थी। अब तो बस अपने पाप के घड़े को भरने के लिए कर्म कर रहे हैं ये लोग। रोशनी ने नीलम की ओर देखकर कहा, मैम साहब, आप मुझे एक बात बताइए, खुशी दीदी ने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने उनके साथ ऐसा किया? अरे ऐसा तो कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता। आपकी भी तो एक बेटी है ना, उसके साथ कोई ऐसा करे तो आपको कैसा लगे? खुशी दीदी की तो माँ नहीं है, लेकिन तुम तो एक माँ हो ना। नहीं, तुम माँ नहीं हो सकती, माँ नहीं हो सकती तुम। रोशनी ने कहकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और रोती हुई वहीं बैठ गई। रजत ने जब ये सब देखा तो वो अंदर ही अंदर घुटन महसूस करने लगा। उसे रोशनी के शब्द अंदर ही अंदर छलनी कर रहे थे। वो किसी लड़की के साथ ऐसा तो कभी नहीं करना चाहता था जो उसने कर दिया था। खुशी एक बहुत ही अकेली, कमज़ोर, बेसहारा लड़की थी जिसकी ज़बरदस्ती शादी की गई थी, जिसे हर वक्त टॉर्चर किया गया था, और रजत भी उनमें शामिल हो गया था। उसने ऐसा तो कभी नहीं सोचा था। मनन ने रोशनी को उठाया और बोला, रोशनी दी, आपको पता होगा ना खुशी कहाँ गई होगी? कभी तो कुछ बताया होगा आपको कि कभी ऐसा हुआ तो वो वहाँ चली जाएगी। रोशनी ने सिर को ना में हिलाते हुए कहा, नहीं मनन, वो एक जिंदा लाश थी जिसे लाश बातें नहीं कहती। वैसे वो भी आखिरी में बातें नहीं कहती थी। मुझे उन्हें छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए था। मैं क्यों गई उन्हें छोड़कर? अरे ये लोग इंसान नहीं, हैवान हैं, हैवान। रजत रोशनी की बातें सिर्फ सुन सकता था, उसे रोते हुए देख सकता था, लेकिन वो कर कुछ नहीं सकता था क्योंकि किसी को नहीं पता था खुशी कहाँ गई होगी। रजत वहाँ से जाने के लिए मुड़ा ही था कि रोशनी ने उसे पीछे से कहा, साहब, आप खुशी दीदी को ढूंढने की नाकाम कोशिश मत कीजिए। अगर वो मिल भी गई तो वो कभी आपके पास नहीं आएंगी, क्योंकि आप उसकी कहानी जानते नहीं हैं। उसके साथ क्या क्या हुआ है वो दर्द आप कभी सुन भी नहीं पाएंगे। उन्होंने तो सहा है। रजत के कदम रुक गए। वो मुड़कर रोशनी की ओर बढ़ गया तो रोशनी ने डर के मारे अपने कदम पीछे लिए तो रजत वहीं घुटनों के बल बैठकर रोशनी के आगे हाथ जोड़कर बोला, मुझे खुशी के बारे में सब जानना है। मैं किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। मैं उसे दुनिया भर की खुशियाँ देना चाहता हूँ। आप मुझे शुरू से अंत तक सब बता दीजिएगा
क्योंकि फिर मैं किसी तरह का कोई सवाल नहीं रखना चाहूँगा। जाने अनजाने में मैंने बहुत कुछ गलत कह दिया है। रोशनी खाली और हैरान सी रजत को देखने लगी थी। उसने जो रजत के बारे में सुना था और जो उसने देखा था, ये रजत उस रजत से बिल्कुल अलग था जो इमेज लोगों की नज़रों में रजत की बनी थी। वो रजत आज कहीं दिखाई नहीं दिया। रोशनी भी रजत के इस रूप को देखकर भावुक होकर बोली, खुशी दीदी का रेप हुआ था। रजत को आज एहसास नहीं बल्कि यकीन हो गया था कि खुशी उन लड़कियों में से नहीं है जो पैसे और नाम के पीछे भागती है। वो तो एक सीधी सी और हर वक्त डरी सहमी रहने वाली लड़की है। रोशनी आज खुशी के अतीत के पन्ने रजत के सामने खोलने वाली थी। रोशनी के कुछ शब्द सुनकर रजत के दिल में एक टीस सी उठी, जो शायद कोई भी सुनता तो उसे भी वही दर्द होता जो रजत और मनन को हुआ। हाँ, मनन ने भी आज खुशी के इस दर्द को सुना था, जो खुशी की परवाह करता है और उसके दर्द में शामिल रहता है। रोशनी ने कहा, खुशी का रेप हुआ था तो नीलम का चूल्हा सफ़ेद पड़ गया और वो हकलाते हुए बोली, ए लड़की चुप कर। रोशनी ने नीलम को आंखें दिखाकर कहा, बहुत चुप रह लिया मैंने, अब आओ नहीं, आज मैं सबकी हकीकत सामने ला कर रहूँगी। खुशी का भी हंसता खेलता एक परिवार था जिसमें उसके माँ पापा और वो थी। उसके पिता जय और माँ प्रिया की इकलौती संतान थी वो। जय और प्रिया दोनों ही उसी अपनी बेटी नहीं बेटा मानते थे। जय की तो जान थी वो, और खुशी चुलबुली और हमेशा शरारत करती रहती थी। लेकिन कभी कभी वक्त मासूमियत और बचपना छीन लेता है। बचपन में ही खुशी के माता पिता की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई और खुशी अकेली रह गई। कहने के लिए तो उसके परिवार में चाचा चाची थे, लेकिन माँ बाप की जगह तो कोई नहीं ले सकता। चाचा चाची ने खुशी के पिता के नाम की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवानी चाहिए, लेकिन खुशी के 18 साल होने से पहले वो कुछ नहीं कर सकते थे। इसीलिए उन्होंने खुशी को अपने पास ही रख लिया और नीलम कुछ दिनों तक तो उनके साथ ठीक से रही, लेकिन फिर उसने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। खुशी रीमा और मनन के साथ स्कूल जाती थी। रीमा हमेशा से उसे चिढ़ाती थी और उसे नीचा दिखाती, लेकिन मनन हमेशा खुशी का साथ देता था। लेकिन रीमा की बड़ी होने से वो कभी कभी चुप रह जाता था। खुशी अब वो खुशी नहीं रह गई थी, वो शांत और डरपोक रहने लगी थी। और फिर वो दौर शुरू हुआ जब खुशी ने मौत की दुआएं मांगी। ये वेतन क्या तेरा बाप धोकर जाएगा? नीलम खुशी पर बरसती हुई बोली, जी चाची मैं धोती हूँ। खुशी अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी थी और उसके कंधे पे बैग टंगा था। खुशी 12th क्लास में ही गई थी। वो सुबह के अधिकतर काम करके स्कूल जाती थी। वहीं रीमा और मनन उठते और तैयार होकर स्कूल जाते। उसके उलट खुशी घर में सबसे पहले उठती और सबसे बाद में सोती। आज खुशी थोड़ी लेट से उठी तो कुछ काम रह गए थे और वो तैयार होकर जाने लगी कि नीलम ने उसे बर्तन साफ़ करने के लिए बोल दिया। इधर मनन खुशी का इंतज़ार करते करते थक गया और वो चला गया। अब खुशी ने जब तक सब बर्तन साफ़ की तब तक 8 बज चुके थे और वो लेट हो चुकी थी। अभी भी उसे स्कूल तक पहुँचते पहुँचते 15 मिनट लगने वाले थे। इसीलिए वो स्कूल के लिए रवाना हुई और 8:15 तक पहुँच गई, जहाँ उसे पनिशमेंट मिली। लेकिन फिर भी खुशी ने हिम्मत नहीं हारी। स्कूल से घर आकर उसने बैग रखा ही था कि नीलम उससे बोली, जा जाकर चाय बना और बर्तन रखे हैं उनको साफ़ कर देना। खुशी ने बैग रखा और यूनिफॉर्म चेंज किए बिना ही किचन में चली गई। कुछ देर में वो नीलम के लिए चाय बनाकर लाई तो नीलम ने खुशी को घूरते हुए चाय का कप लिया और उसका एक सिप लेकर बुरा सा मुँह बनाकर खड़ी हो गई। नीलम ने चाय को खुशी के हाथ पे फेंक दिया, जिससे खुशी जोर से चिल्लाई। तभी मनन और रीमा दौड़ते हुए आए। मनन ने खुशी का हाथ देखा तो वो लाल हो चुका था, जिससे मनन ने नीलम की ओर देखकर कहा, मम्मा ये क्या किया आपने? आप ऐसा क्यों करती हो? वो सारे काम करती तो है, आप उसे परेशान करती रहती हैं। नीलम ने कप को टेबल पर जोर से पटक कर कहा, मुझे चाय में चीनी बहुत कम चाहिए होती है और ये हमेशा ज़्यादा डाल कर लाती है। खुशी अपने हाथ को पकड़कर रोए जा रही थी क्योंकि उसका हाथ जल रहा था। तभी नीलम ने रोती हुई खुशी के गाल पे एक थप्पड़ रख दिए और बोली, रो के किसको दिखा रही है? तेरे रोने से यहाँ किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है, समझी? जा जाकर काम कर। मनन ने नीलम को गुस्से में देखकर कहा, मुझे फ़र्क पड़ता है, मुझे फ़र्क पड़ता है माँ।
और आज से अगर आपने खुशी के साथ ऐसा कुछ भी किया तो मैं वो करूँगा जो आप सोच भी नहीं सकती। मनन खुशी को वहाँ से लेकर जाने लगा तो नीलम ने कहा, मनन तो इस लड़की के लिए अपनी माँ से बहस कर रहा है, तो अभी से जवाब देने लगा है, आगे चलकर पता नहीं क्या क्या करेगा। मनन कुछ नहीं बोला। वो खुशी को उसके कमरे में ले गया और उसके हाथ पे दवा लगाते हुए बोला, सॉरी खुशी, मैं तेरी हेल्प नहीं कर पाया, मुझे माफ़ कर देना। खुशी कुछ नहीं बोली, वो बस मुस्कुरा दी। लेकिन उसे नहीं पता था कि मनन की ये परवाह करना उसके लिए बहुत बुरा साबित होने वाला है। मनन की परवाह ने खुशी को उसके इकलौते साथी से दूर कर दिया था। हाँ, विश्वास और नीलम ने मनन को पढ़ने के लिए शहर से दूर भेज दिया ताकि वो खुशी के करीब ना रह सके और ना ही उनके रास्ते में आ सके। मनन चला गया। अब खुशी अकेली रह गई थी। विश्वास, नीलम और रीमा तीनों एक जैसे थे। रीमा अपने माँ के सिखाए रास्ते पे चल रही थी। वो भी खुशी को सिर्फ एक नौकर ही समझती थी। उससे अपने सारे काम करवाती थी, यहाँ तक कि अपने स्कूल का काम भी खुशी से ही करवाती। खुशी अब 12th एग्ज़ाम दे चुकी थी और वो पास भी हो चुकी थी। खुशी पढ़ने में अच्छी थी, लेकिन वक्त ना मिल पाने से वो ज़्यादा नंबर नहीं ला सकी। स्कूल से आकर वो घर के कामों में लग जाती और रात 10 बजे बाद पहले रीमा का काम करती, उसके बाद खुद का। सुबह फिर से काम करना पड़ता था। इसी वजह से वो पिछड़ गई। लेकिन फिर भी उसे ज़िंदगी से अभी तक कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि उसके माता पिता की डायरी जो वो हर वक्त अपने पास रखती थी, जिसमें वो ज़िंदगी की बहुत सी बातें पढ़ती थी जो जय ने अपने बच्चों के लिए लिखी थी। खुशी अपने पिता की आखिरी निशानी लेकर ही संघर्ष कर रही थी। जय की डायरी की चंद बातें जो उसके जहन में चलती रहती थी। ज़िंदगी बहुत अनमोल है, यूँ मानो खुशी, संघर्ष ही ज़िंदगी है, कभी संघर्ष से घबराना मत। यही वजह थी कि वो कभी हताश नहीं हुई। जब भी हताश होती, अपने पापा की डायरी को लेकर बैठ जाती और हर अगले पन्ने पर उसे उत्साह मिलता था। खुशी अब 17 की हो गई थी। वो कॉलेज के दौर में आ गई थी, लेकिन नीलम ने साफ मना कर दिया कि वो कॉलेज नहीं जाएगी, घर में रहकर काम करेगी और रीमा कॉलेज जाएगी। लेकिन खुशी कॉलेज जाना चाहती थी, इसीलिए उसने नीलम से कहा, चाची जी मैं कॉलेज जाना चाहती हूँ, मैं सारे काम करके जाया करूँगी, आप प्लीज़ मुझे कॉलेज जाने दें। लेकिन नीलम ने उसे साफ मना कर दिया तो खुशी अपने कमरे में आकर बैठ गई। वो जी भर कर रोई और अपने पापा की डायरी को लेकर बैठ गई। आज के पन्ने पे लिखा था, बेटा जब कभी तुम्हारे मन का ना हो तो समझ लेना कि अब तुम्हारे आराध्य के मन का होने वाला है। इसीलिए कभी ऐसा हो तो वो होने देना जो हो रहा है। खुशी ने डायरी को बंद किया और उस पर अपना सिर रख कर सो गई। लगभग 1 घंटे बाद उसे नीलम की आवाज़ सुनाई दी, ओ महारानी चल उठ जा, अब कपड़े धोने हैं, सुलाने के लिए नहीं रखा है तुम्हें। खुशी उठी और डायरी को एक ओर रख कर नीलम को बिना देखे ही बाहर जाने लगी। तो नीलम ने उसे रुकने के लिए कहा। खुशी रुक गई तो नीलम उसके पास आई और खुशी का जबड़ा पकड़कर बोली, ये जो तेरा ना देखने का नाटक है ना, ये मेरे सामने नहीं चलने वाला। ज़्यादा अकड़ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, समझी। खुशी ने नीलम को आज पहली बार ऐसा करते देखा था, जिससे उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो नीलम ने उसके मुंह को भींचते हुए कहा, खबरदार जो एक भी आंसू निकला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। खुशी कुछ नहीं बोली तो नीलम उसे छोड़कर दूर कर दी और बोली, जा जाकर कपड़े धो। खुशी बाथरूम में आकर कपड़े धोने लगी। आंसू उसकी आंखों से लगातार बह रहे थे और वो कपड़े धोए जा रही थी। उसे अपने माँ पापा की याद आ रही थी, जिससे वो और ज़्यादा रोने लगी। कभी वो रुक जाती तो फिर कभी लग जाती। उसने कपड़े धोए, तब तक शाम हो चुकी थी। अब नीलम ने आदेश दिया कि खाना बना ले, तो खुशी किचन में चली गई। उसके आते ही रीमा बोली, सुन मेरे लिए कॉफ़ी बना दे अभी। खुशी ने धीरे से कहा, मुझे खाना बनाना है। तभी रीमा ने उसे घूर कर देखा और कुटिलता से मुस्कुराकर बोली, पहले तो तू कॉफ़ी ही बनाएगी। तभी रीमा ज़ोर से बोल पड़ी, मम्मा खुशी मेरे लिए कॉफ़ी नहीं बना रही। नीलम दंदनाती हुई किचन में आई और खुशी के बाल पकड़कर बोली, जब वो कह रही है कॉफ़ी पीनी है तो बना क्यों नहीं रही। खुशी ने फिर कहा, लेकिन मैं खाना बनाने जा रही हूँ, तू ऐसे नहीं मानेगी।
तुझे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। नीलम ने खुशी के बालों को छोड़ दिया और उसको एक ज़ोरदार तमाचा रख दिया, जिससे कमज़ोर खुशी एक और गिर गई। उसे ये बिल्कुल भी आभास नहीं था कि नीलम उस पर हाथ भी उठा सकती है। खुशी के आंसुओं का सैलाब एक बार फिर हाजिर था। खुशी अब कॉफ़ी बना रही थी। नीलम और रीमा दोनों बाहर सोफे पे बैठी एक दूसरे से बातें कर रही थी। खुशी ने कॉफ़ी बनाई और रीमा को ले जाकर दे दी। खुशी वापस जाने के लिए मुड़ी ही थी कि रीमा ने कहा, रुक। खुशी रुक गई तो रीमा ने एक सिप लिया और मुंह बनाकर बोली, ये कॉफ़ी बनाई है? इतनी कड़वी? सारा मुंह कड़वा कर दिया। खुशी ने सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन मैंने तो अच्छी ही बनाई थी। ये कड़वी पता नहीं कैसे। खुशी पूरी माँ के बोल भी नहीं पाई थी कि रीमा ने कॉफ़ी का कप खुशी के हाथ पे उड़ेल दिया, जिससे खुशी ज़ोर से चिल्ला पड़ी। तभी नीलम बोली, अब कड़वी कॉफ़ी बनाई है तो सज़ा तो मिलेगी ही। खुशी ने अपने जले हुए हाथ को देखा और रूम की ओर भागी। तभी नीलम ने उसे रोक दिया और डांटते हुए बोली, मुझे भूख लगी है। आधे घंटे में मुझे खाना डाइनिंग टेबल पर चाहिए, समझी? खुशी पूरी तरह कांप रही थी। एक तो वो पहले ही कमज़ोर थी, ऊपर से सारे दिन काम और फिर जलने का दर्द, ये सब वो सहन नहीं कर पा रही थी। इसीलिए फिर उसके आंसुओं का सैलाब टूटा और वो रोते हुए किचन में चली गई। उसके जाते ही नीलम ने रीमा की ओर आई विंक करके कहा, क्या एक्टिंग की है मेरी बेटी ने। रीमा ने अपनी टी शर्ट के कॉलर को पकड़ कर कहा, आखिर बेटी किसकी हूँ? वैसे मम्मा कॉफ़ी मस्त थी, मन तो कर रहा था कि पी जाऊँ, लेकिन फिर मज़ा कैसे ले पाते हम। नीलम मुस्कुरा दी। खुशी ने सबके लिए जले हुए हाथों से खाना बनाया और अपने कमरे में जाकर उस पर दवा लगा ली। भूख तो उसकी मर ही चुकी थी, इसलिए उसने रूम को अंदर से बंद कर लिया ताकि कोई आ ही ना सके, और बैठ गई अपने एकमात्र सहारा डायरी को लेकर, जिसमें लिखा था, जानता हूँ मेरी जान, बहुत मुसीबत में हो तुम। यकीन मानो अगर मेरा आना मुकम्मल होता तो मैं आज तेरे साथ खड़ा होता, लेकिन तू हिम्मत ना हारना, लड़ना, तू सबसे लड़ना। एक दिन आएगा जब कोई तेरे लिए लड़ेगा, बस तू हिम्मत ना हारना मेरी जान। दोस्तों, इस कहानी के इस चैप्टर का एंड यहीं पे कहती हूँ। मिलती हूँ कहानी के नेक्स्ट चैप्टर के साथ। कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और कहानी को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा आप लोग।